हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश क्या होते हैं, यानी कि राजस्थान एक पूरा प्रदेश है और उसको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे मरुस्थल अलग हो जाएगा, अरावली अलग हो जाएगा, फिर मैदानी प्रदेश अलग हो जाएगा, पठारी प्रदेश हो जाएगा। और इसमें क्या क्या मिलेगा हमें देखने को मिले, जैसे कि मरुस्थल में हमें धोरे देखने को मिलते हैं, अरावली में पहाड़ियां मिलेगी, दर्रे मिलेंगे, घाटियां मिलेगी, मैदान में मैदान मिलेगा, अलग अलग नदियां मिलेगी, उनके मैदान मिलेंगे। तो सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा और भी क्लास से आगे हम पढ़ते जाएंगे। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। भौतिक प्रदेश हम बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं हम भौतिक प्रदेश की, यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश, या फिर इसे हम भौतिक विभाजन भी कह सकते हैं, या विभाजन, जो हम विभाजित करेंगे ना। तो पहली बात, तो इनको विभाजित करता कौन है? तो जो भूगोल के बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, भूगोलवेत्ता होते हैं, वो इनको बांटते हैं। यानी कि जैसे कि ये हमारा राजस्थान है, इसमें फिर ये मरुस्थल हो जाएगा, ये पूरा मरुस्थल है, यहाँ पर ये अरावली है और यहाँ पर ये मैदान है और ये हो जाएगा पठार। ऐसे बांटते हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि कहाँ की जलवायु कैसी है, ये सारी चीजें देखकर। तो इससे पहले हम एक बात देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। पृथ्वी पर पहले जीव नहीं था, तो फिर एक ये गोला था पृथ्वी का, उस पर एक भूमि थी अलग से, ठीक है। इसके चारों ओर तो था जल और बीच में थी भूमि। क्या थी? भूमि। फिर एक समय आया कि ये भूमि है जो दो टुकड़ों में टूट गई। ये जो भूमि है ये दो टुकड़ों में टूट गई। तो एक और फिर अब की बार नई आकृति बनी, ये दो भागों में टूट गया। तो यहां पर सारा जल हो गया और ये भूमि होगी। क्या है? भूमि। अब जब वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कल्पना की और पता लगाया तो इसका नाम रखा है पेंजिया और इसका रखा पैंथालासा। फिर ये जब टूटा तो उसको, इन दो जगहों को क्या नाम दिया? ऊपर वाले को दिया अंगारा लैंड और नीचे वालों को दिया गोंडवाना लैंड। और जो बीच में ये जल आया है इसे कह दिया 33 सागर। अब ये समझने की क्या जरूरत है, तो जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा आएगा कि मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है, तो फिर आपको समझ में मुश्किल आएगा। तो जो मरुस्थल है और मैदानी भाग है वो इस 33 सागर का अवशेष है, और जो गोंडवाना लैंड का भाग है वो हो जाएगा अरावली और पठारी प्रदेश। ओके, तो शुरू करते हैं हम भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। एक वैज्ञानिक हुए प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वी सी मिश्रा। वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा।
7 भागों में बांटा। राजस्थान को कहा कि ये 7 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग हैं? तो जैसे हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा शुष्क प्रदेश, दूसरा हो जाएगा अर्ध शुष्क प्रदेश, एक इन्होंने बांट दिया नहरी प्रदेश जो हनुमानगढ़ से गंगानगर का है प्रदेश, इसके अलावा पठारी और अरावली, और फिर कह दिया कि ये कर दिया कृषि युक्त मैदान, शुष्क, अर्ध शुष्क, नहरी प्रदेश, पठारी प्रदेश, और 7वां कर दिया चंबल बीहड़ प्रदेश। इस प्रकार से किया, लेकिन ये कहीं पूछा नहीं जाता, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा था। फिर एक और प्रोफेसर आते हैं हरिमोहन सक्सेना, और उन्होंने सही ढंग से व्यवस्थित रूप से बांटा था। कैसे? तो प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना, प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना, प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। कौन कौन से? तो एक तो हो जाएगा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा हो जाएगा अरावली, तीसरा हो जाएगा पूर्वी मैदानी, प्रदेश, और चौथा हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार से ये 4 भागों में बांटा। अब ये 4 भागों में बांट तो दिया, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन से अरावली है, कौन सा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश कौन सा है। तो इसलिए एक नक्शा बनाते हैं हम नॉर्मल। ये मैंने नॉर्मल सा एक नक्शा बनाया है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा है। तो पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, फिर है दूसरा अरावली, ये जो अरावली पर्वतमाला दिख रही है यही अरावली प्रदेश है, अरावली प्रदेश। और इस अरावली के जो पश्चिम में जितना भी है ये सब मरुस्थल है। ये सब है मरुस्थल, ये सब क्या है? मरुस्थल। और ये जो है ये जो काले मार्कर से किया हुआ है ये सब है पूर्वी मैदानी भाग।
ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ये है दक्षिण पूर्वी पठारी, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब मरुस्थल का तो हमें पता है कि मरुस्थल में बंजर भूमि, दोहरे और रेतीले टीले दिखेंगे हमें, तो ये मरुस्थल हो गया। अरावली में हमें पता है कि अरावली में पहाड़ी दिखेंगे और कुछ दर्रे दिखेंगे, घाटियां दिखेगी, तो ये हो जाएगा। फिर पूरी मैदानी प्रदेश में मैदान है, सीधा मैदान है जहां पर नदियां बहती हैं। पूरी मैदानी में जैसे बनास है, बेड़च है, बहुत सारी नदियां बहती हैं। वपा तंत्र पढ़ेंगे हम, उसमें देख लेंगे। फिर पठारी प्रदेश है। पठार क्या होता है कि जब पहाड़ से थोड़ा नीचा और मैदान से थोड़ा ऊपर, यानी कि काटा हुआ पहाड़ देख लो ना, एकदम कटा हुआ पहाड़, ऊपर से कटा हुआ पहाड़ है, वो पठार हो जाएगा। पठार एकदम ऊंचा होता है और उपजाऊ भूमि होती है पठार की, ये हो जाएगी पठारी प्रदेश। ओके, तो ये हरिमोहन सक्सेना के बारे में हमें बात की है कि 4 भागों में बांटा, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश अरावली में, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब एक और थ्योरी हमें देखनी पड़ेगी, वो होगी हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की एक किताब आती थी, उसमें बताया गया है कि 5 भागों में बांटा है। अब 5 भाग कौन कौन से हैं? तो ये जो हरिमोहन सक्सेना के जो 4 भाग हैं, उसी में से एक भाग बनाया हुआ है। उसी में से क्या बनाया हुआ है? एक भाग बनाया हुआ है। ये जो मरुस्थल है, इसके 2 टुकड़े किए हैं। इस मरुस्थल के 2 टुकड़े कर दिए ऐसे, वर्षा के हिसाब से, यानी आधे मरुस्थल में बारिश ज्यादा होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, और आधे में बिल्कुल नहीं होती है। तो यहां पर तो 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और यहां से 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इसे तो कह दिया शुष्क, एकदम शुष्क, और इसे कह दिया अर्ध शुष्क। तो ये 5 भाग हो गए, यानी मरुस्थल को ही 5 भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया, और कुल 5 भाग हो गए। तो यहां पर हरिमोहन सक्सेना की जगह राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल कर देते हैं, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल। यहाँ पर 4 की जगह 5 भाग कर देते हैं, और शुष्क की जगह अर्ध शुष्क कर देते हैं। शुष्क हो गया, दूसरा अर्ध शुष्क यानी आधा सूखा, और तीसरा हो जाएगा अरावली, बाकी सब सेम है। चौथा हो जाएगा पूर्वी मैदानी, और 5वां हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार से ये 5 भागों में बांटा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल का है, इसके अनुसार ही हम पढ़ेंगे क्योंकि आरपीएससी और आरएसएसबी के चेयरमैन हैं, वो कहते हैं कि मूल किताबें पढ़ो। अब मूल किताबों में सब अलग अलग है, जैसे हरिमोहन सक्सेना का पढ़े तो 4 भाग है, वीसी मिश्रा के पढ़ेंगे 7 भाग है। मूल किताब मेन ये है, राजस्थान पाठ्य पुस्तक या फिर एनसीईआरटी। मूल किताबें यही है जो हम 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में पढ़ते हैं। कुल मिला के जो 6ठी से 10वीं की किताबें हैं, वही मूल किताबें हैं। इससे बाहर कुछ आने जाने वाला है नहीं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के मिक्स करके देते हैं। और जैसे नॉर्मल एग्जाम होते हैं 10th लेवल के या 12th लेवल के, उसमें तो मूल किताबों में से यानी कि 6ठी से 10वीं तक के ही आते हैं। तो जो 6ठी और 10वीं का मैटर है, 6ठी से लगाकर 10वीं का मैटर है,
वेरी बेस्ट और इंपॉर्टेंट है। यदि वो क्लियर हो गया तो समझिए आप अंदर है। तो हम पढ़ेंगे 5 भाग, जिसमें से हम पढ़ेंगे तो 4 भाग ही, लेकिन मरुस्थल को 2 बार पढ़ लेंगे, शुष्क और अर्ध शुष्क में। तो हमारे 5 भी क्लियर हो जाएंगे और मानो तो 4 ही क्लियर हो जाएंगे, बात एक ही है। तो एक बार हम इन 5 जितने 4 भाग हैं, इन चारों भागों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, एक इंडेक्स बनाकर। एक इंडेक्स बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, उसमें आपको एकदम बेस्ट हम पढ़ेंगे 4 भाग। 4 भाग में कौन कौन से? तो एक पढ़ेंगे मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2 अरावली प्रदेश। नंबर 3 पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक है, ये 4 हम पढ़ेंगे। तो हम पहले बात करते हैं कि यहां पर आपके जनसंख्या कितनी है। इन सब में पहले क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल यानी राजस्थान का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है वो मरुस्थल का ही है, 61.11%। 61.11%। फिर अरावली का है 9%, अरावली का 9%। पूर्वी मैदानी प्रदेश का हो जाएगा 39%। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हो जाएगा 6.9%। 6 अब देख लो, 39 और 9, 6.9%। ठीक है, ये हो जाएगा अपने 9 मानो लगभग, और अपने औसत देखे तो 6.9 या 8-9 देखे तो भी 90 बराबर। ठीक है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की। अगली बात करेंगे हम जनसंख्या, यानी इनमें जनसंख्या कितनी। तो मरुस्थलीय प्रदेश में 40% लोग रहते हैं हमारे यहाँ पर। अरावली में 10% रहते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश में 40% रहते हैं और दक्षिण पूर्वी पठार में 10% रहते हैं। 10 और 10 20, 40 40 80, ये 100%। ओके, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर 23 है और 39 है। ओके, यहाँ पर क्या, ये क्षेत्रफल और जनसंख्या की बात होगी। अब ये भारत के किस किस भौतिक प्रदेशों के हिस्से हैं।
तो भारत के किस किस भौतिक प्रदेशों का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और ये हो जाएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। और ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ओके, अब इनकी उत्पत्ति कहां से हुई ये देखना है। तो मरुस्थल के 33 सागर से हुई, तो 33 सागर से, 33 सागर। अरावली की गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। पूर्वी मैदानी 33 सागर, और दक्षिण पूर्वी पठारी गोंडवाना लैंड। भारत में या तो गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं या 33 सागर के हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं। ओके, अब हम आगे बात करते हैं इनमें से नया कौन है और पुराना कौन, सबसे पुराना कौन सा। तो सबसे पुराना है हमारा अरावली प्रदेश, सबसे प्राचीन। फिर दूसरा प्राचीन है ये पठारी प्रदेश, तो दूसरा प्राचीन। दूसरा प्राचीन। तीसरा प्राचीन हो जाएगा ये पूर्वी मैदान। और जो सबसे अंतिम यानी कि अभी भी बन रहा है, मरुस्थल अभी तक बन रहा है, आगे आगे फैल रहा है, तो ये हो जाएगा नवीनतम, ये हो जाएगा नवीनतम। ओके, ये हो जाएगा नवीनतम। मरुस्थल अभी तक बन रहा है, हरियाणा की तरफ फैल रहा है, पंजाब की तरफ फैल रहा है। अगर ये अरावली तोड़ दी होती तो अब तक तो जयपुर अलवर वाले और ये भरतपुर अजमेर टोंक पहुंच जाते अब तक तो मरुस्थल। तो ये मरुस्थल फैलता रहता है। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, इन चारों में वर्षा कितनी कितनी होती है। तो यहाँ पर होती है 20 से 40 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर होती है 40 से 60 सेंटीमीटर, सॉरी 40 से 80 सेंटीमीटर होगी यहाँ पर, 40 से 80 सेंटीमीटर। यहाँ से होगी 80 से 120 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 120 से अधिक, 120 से अधिक। ये वर्षा का है। ओके, 20 से 40 मरुस्थल में होती है, 40 से 80 अरावली में होती है, और पूरी मैदानी में 80 से 120, और सबसे ज्यादा होती है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में, सबसे सर्वाधिक होती है। जैसे झालावाड़, जिसे हम राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं, झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। ओके, तो ये सारणी में पूरे पूरे चारों के चारों हैं वो हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय प्रदेश, शुरू करेंगे मरुस्थलीय प्रदेश। अब हम बात करेंगे मरुस्थलीय प्रदेश। बात करते हैं मरुस्थलीय प्रदेश।
इस मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो वाल्मीकि ने इसे मरु कांतार कहा है रामायण में, यानी कि इसे क्या कहा है, मरु कांतार। मरु कांतार, मरु का नाम मैच हो रहा है मरुस्थलीय मरु, तो मरु कांतार कहा है किसने, तो वाल्मीकि ने, तो इसे मरु कांतार कहा है, मरु कांतार। इसके अलावा इसे ब्रह्मव्रत भी कहा गया है, ब्रह्मव्रत। तो ये बहुत सारे हमें देखने को नाम मिलते हैं। लेकिन इसका जो वर्तमान नाम है, इस मरुस्थल का वर्तमान नाम है, वो नाम है अपने, वर्तमान नाम है थार। वर्तमान नाम क्या है, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। ये थार का मरुस्थल है जो दो देशों में फैला हुआ है। दो देशों में कौन कौन से में, एक तो हो जाएगा भारत में, एक हो जाएगा पाकिस्तान में। ठीक है, भारत और पाक। अब भारत में ये कहाँ हमें पाकिस्तान से लेना देना है नहीं, पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो भारत वालों से लेना देना है। तो भारत में ये कहां से कहां पर है, तो भारत में एक तो सर्वाधिक है राजस्थान में, उसके बाद हमें देखने को मिलता है गुजरात में, उसके बाद हमें देखने को मिलता है हरियाणा में, उसके बाद पंजाब में। इन चार राज्यों में हमें देखने को मिलता है। ओके, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब, इन चार राज्यों में फैला हुआ है। और इनमें पूरे में, इस पूरे थार का, भारत और पाकिस्तान का, इन दोनों का मिलाकर 100% होता है। तो इस 100% का केवल और केवल 60% राजस्थान में है, यानी कि आधे से ज्यादा हमारे राजस्थान में मरुस्थल है। इस पूरे थार मरुस्थल का 100 में से 60% राजस्थान में है। ओके, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, भारत में तो अधिक है क्योंकि गुजरात में, हरियाणा, पंजाब में। इसका मतलब पाकिस्तान वालों के पास कम है मरुस्थल का हिस्सा, हमारे पास ज्यादा है। और सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे ज्यादा है हमारा राजस्थान में, 60%। तो ये लाइन लिखनी होगी। ओके, लाइन होगी कि संपूर्ण थार, कोष्टक में लिख देता हूं भारत प्लस पाकिस्तान। संपूर्ण थार कौन सा हो जाएगा, भारत प्लस पाक, इन दोनों को मिलाकर फिर संपूर्ण थार होगा। संपूर्ण थार का 60% हिस्सा केवल और केवल हमारे राजस्थान में है, राजस्थान में। केवल और केवल हमारे राजस्थान में 60% हिस्सा, लगभग 60 है। इतना कोई मापने चौपने गए नहीं हमारे कि हाँ ले फीता और चले भाई पाकिस्तान में कितना है, भारत में कितना है, मापा नहीं है। अंदाजन से कि हाँ भाई 60, ज्यादा भी हो सकता है, 1-2 पॉइंट कम भी हो सकता है। तो 60% लगभग हमारे राजस्थान में है। अब इनमें जिले कौन कौन से आते हैं ये भी देख लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं जिलों के नाम। जिलों का नाम देखे तो हमको पहले अपने याद आ जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है, नंबर 2 बाड़मेर। मरुस्थल का नाम लेते ही जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर ये याद आता है, बीकानेर। अब तो फलोदी हो गया है, फलोदी। फिर हम बात करें तो बालोतरा, बालोतरा भी है। फिर हम और बात करें तो हनुमानगढ़, फिर श्रीगंगानगर,
फिर हम बात करें तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, एक और नया बन गया नीम का थाना, फिर हम बात करें तो जोधपुर, फिर पाली, जालोर, नागौर, एक नया और बना है ब्यावर, और हम बात करें डीडवाना कुचामन भी आ जाएगा, डीडवाना कुचामन ये भी नया बना है कुचामन। कोई बाकी रह गया क्या? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, बालोतरा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, ब्यावर और डीडवाना कुचामन। तो लगभग ये जो जिले हैं, कोई ऊपर नीचे हो गया हो तो देख लेना, ये जिले हैं ये प्रॉपर मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। अब लोग कहेंगे कि सिरोही, भाई सिरोही में कोई मरुस्थल नहीं है, सिरोही में माउंट आबू है, बर्फ पड़ता है, ठीक है, वहां पर हरियाली है, खेती बाड़ी सब कुछ अच्छा है, तबीयत पानी सबकी ठीक है। मेन चीज ये है कि क्या है ना कि सिरोही पाली और जालोर के पास पड़ता है और अरावली के पश्चिम में आता है सिरोही। लेकिन मेन रूप से हम देखें तो सिरोही अरावली का भाग है। सबसे ऊंची जो पहाड़ियां हैं 4-5 तो सिरोही में ही है। माउंट आबू, देलवाड़ा ये सब देखे हम तो कहां पर है? अब तो माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज कर दिया है, आबू राज है ना, नाम ऐसा रखा है जैसे कोई आबू राज। पहले आता था माउंट आबू, अब तो सब कलेक्टर वगैरह तहसीलदार सबको काम पर लगा दिया। पहले तो स्कूलों के सबके नाम चेंज करो, प्राथमिक विद्यालय आबूराज, फिर फलानी पंचायत जिला शहर आबूराज, मतलब सबको काम पर लगा दिया, नाम सिर्फ एक राज लगाया पीछे, आबू और राज, ठीक है। तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, बालोतरा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, ब्यावर और डीडवाड़ा कुचामन, ये जो है हमारे जिले हैं ये मरुस्थल में आते हैं लगभग सबके सब। ओके, अब संख्या याद करने की जरूरत नहीं है कि ऊपर नीचे हो जाती है, फिर भी हम नंबर लगा कर देखें, एकदम परफेक्ट है ये जिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, लगभग 17 जिले हैं जो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। 16-17 जिले आ जाएंगे, सिरोही को नहीं लेना है। तो ये संपूर्ण थार का बस 60% है और ये हमारे जिले हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पश्चिम मरुस्थल में और क्या क्या देखने को मिलता है। पश्चिमी मरुस्थल में और हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ये सारी बात करेंगे। तो पहले तो हम मरुस्थल को पढ़ेंगे कैसे, तो मरुस्थल को 2 भागों में बांटेंगे। मरुस्थल, इस मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटेंगे। ये चार्ट बनेगा, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नंबर 1 तो अर्ध शुष्क, जिसमें पाली, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, नागौर, जालोर ये लगभग अर्ध शुष्क में आ जाएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थल। फिर दूसरा हो जाएगा शुष्क, यानी एकदम सूखा भाई, वहां पर तो बारिश देखने को मिलती नहीं है, वहां पर बारिश देखने को मिलती भी नहीं है, वो हो जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर, तो शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो अर्ध शुष्क में भी हम 4 भागों में बांटेंगे इसको। अर्ध शुष्क को भी हम 4 भागों में बांटेंगे और शुष्क को हम 2 भागों में बांटेंगे। शुष्क को कितने में बांटेंगे? 2 में। कौन कौन से? तो एक हो जाएगा बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप। बालू का स्तूप क्या होते हैं? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और दूसरा हो जाएगा हमारा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त। अब युक्त और मुक्त की बात है
जहां पर बालू का स्तूप है वो तो हो जाएगा युक्त, और जहां पर बालू का स्तूप नहीं है वो हो जाएगा मुक्त। अब बालू का स्तूप क्या होते हैं? बालू का स्तूप रेत के धोरे, रेत के बड़े बड़े धोरे बन जाते हैं, उसे बालू का स्तूप कहते हैं। अर्ध शुष्क में हम बात करें तो कौन कौन से भाग हो जाएंगे? तो एक हो जाएगा गग्गर बेसिन, गग्गर बेसिन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा जवाई बेसिन, जवाई बेसिन को हम गोडवाड़ बेसिन भी कहते हैं, गोडवाड़। तीसरा हो जाएगा शेखावाटी प्रदेश, और चौथा हो जाएगा हमारा नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। इस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मरुस्थल में शुष्क मरुस्थल, उसमें हम पढ़ेंगे पहले बालू का स्तूप युक्त, फिर हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुक्त। फिर हम आएंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल में, वहां पर पढ़ेंगे गग्गर मेसिन, शेखावाटी प्रदेश, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, तोरावाटी कहलाता है, वो सारी चीजें। कहां पर नदियां नहीं है? बीकानेर, चूरू, आजकल तो फलोदी में भी नदी एक भी नहीं है, तो 2-3 जिले ऐसे हो जाएंगे वहां पर नदी नहीं है। ऐसे वाड़े खोड़े तो बहुत है लेकिन नदी नहीं है। तो बीकानेर, चूरू, फलोदी में नदी नहीं है, तो वो पढ़ेंगे हम। जवाई के बारे में पढ़ेंगे, जवाई नदी की सहायक नदियां, जवाई बांध कहाँ पर है और क्या क्या मिलेगा और कौन कौन से जिलों में। नागौरी उच्च भूमि में वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसका मतलब मरुस्थल प्रदेश अपने 2-3 क्लासों में कंप्लीट होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप जुड़े रहिएगा, आते रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मजे करते रहिए। धन्यवाद।